Hello everyone. Today I am going to start the new unit that is the reproduction. हम लोग पिछले लेक्चर में इकोलॉजी वाला यूनिट पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे। आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन वाला यूनिट पढ़ेंगे जिसमें 4 चैप्टर हैं और आप इस यूनिट का वेटेज जो है 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसमें 4 चैप्टर हैं। पहला वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जिसमें से पहला और लास्ट चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मिडिल के जो 2 चैप्टर हैं उसमें से 3-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी लिंक हैं लोअर प्लांट्स से, लोअर एनिमल से। ठीक है, अगर एक चीज़ और है कि अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी सारी चीज़ें अब अगर आप लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल पढ़ते हैं तो वहाँ से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक बोझ ख़त्म हो जाएगा कि हमने चैप्टर कवर कर लिया है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी NCERT में दिया हुआ है वो है कि आपको पता है लाइफ स्पान क्या होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। ठीक है ना, हम कह सकते हैं बर्थ से डेथ के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ द बर्थ, ठीक है, एंड बर्थ से लेके जो डेथ की स्टेज होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, अब इस लाइफ स्पैन में क्या क्या आ जाता है। लाइफ स्पैन में टोटल अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेज आ जाते हैं। तो सबसे पहली स्टेज तो चलिए हमारी क्या होती है, बर्थ। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है हमारी ग्रोथ। ओके, थर्ड स्टेज होती है हमारी रिप्रोडक्शन। फोर्थ स्टेज होती है किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं। बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच में कौन कौन से स्टेप्स आने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इसके बाद आता है आपका एजिंग। ठीक है ना, एजिंग, और लास्ट स्टेज होती है डेथ। लास्ट स्टेज क्या है, डेथ। एजिंग को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज़ द सीनेसेंस। एक्चुअली प्लांट में आप एजिंग को सीनेसेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ओल्ड होने की जो प्रोसेस है, किसी भी इंडिविजुअल के ओल्ड होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं या सीनेसेंस कहते हैं। अब देखिए, बर्थ और ग्रोथ ये 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कह सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कह सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाली जो स्टेज है उसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, जिसमें आपकी आ जाती है बर्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ वाला जो पीरियड होता है, मेरी बात को अच्छे से समझना। बर्थ, चलिए मैं इसको और दूसरे तरीके से समझा दूं। बर्थ और ग्रोथ के बीच की जो स्टेज होती है इसको हम लोग एनिमल्स में, आप देखिएगा मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में सब सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट का एक चार्ट बना रखी हूँ और मैं वो यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। बस आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ट्रस्ट। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बर्थ और ग्रोथ वाली जो स्टेज होती है इसके बीच की स्टेज को हम लोग एनिमल्स में, इन एनिमल्स क्या कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज। इसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। और इसी को हम लोग प्लांट्स में कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज।
क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन से पहले वाली जो स्टेज होती है उसको हम एनिमल में जुवेनाइल फेज कह सकते हैं और प्लांट्स में इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और ये दोनों आ जाता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, आ जाता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, ठीक है। फिर ये आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज है। एजिंग और डेथ वाली जो प्रोसेस है इसको हम मान सकते हैं आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्शन के बाद वाली जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसमें एजिंग और क्या जाता है, दैट इज द डेथ। अब आपको ये सारी चीज़ें, ये ग्राफ, ये जो भी आपको यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ अपने सारे जो पेन कॉपी है उसको साथ में लेके पढ़ाई किया करिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो कैप्चरिंग पावर होती है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो इमोर्टल है? कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो इमोर्टल है? आप कहोगे नहीं, मरना तो सबको है, कोई इमोर्टल नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, आपको ये बातें अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, उनकी टेक्निकली उनकी डेथ नहीं होती, नेचुरली उनकी डेथ नहीं होती। तो ध्यान से आपको ये समझना है कि नो ऑर्गेनिज्म is immortal except single celled organism, except single celled organism। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे ज़रा हमको बताइएगा आप। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे आपके मोनेरन्स में ही तो आते हैं ना, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, क्योंकि आपको पता है प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटिस्टन्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में है ऑल यूनिसेल यूकैरियोट्स आर द प्रोटिस्टा। और इसके अलावा ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, दे आर इमोर्टल, यू कैन से। वाई? क्योंकि यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लीजिए कोई यूनिसेल्ड अमीबा है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखिए यूनिसेल अपने आप अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, ये क्या होते हैं, इनमें ये जब डिवाइड करते हैं, सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है, तो एक सेल से 2 सेल बना लेते हैं, फिर ये डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो आप अगर ये पूछना चाहो कि वेयर इज़ द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल कहाँ है भाई, पेरेंट सेल तो है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट सेल ने ही 2 डॉटर सेल बना दिया। तो क्या पेरेंट सेल की डेथ हुई? नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट सेल तो कहीं ना कहीं जिंदा है ना डॉटर सेल में, तो दे आर इमोर्टल, वी कैन से। तो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इमोर्टल हैं। तो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। एक चीज़ आप ये ध्यान देना कि आप कह सकते हो कि जो अब यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड, मेरी बात को एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर सुनना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीज़न को आप अलग अलग नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि ये तीनों प्रोसेस अलग हैं भाई, दे आर सिनोनिमस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न अलग अलग नहीं होता, ये सिनोनिमस है। अब मैं एक एक स्टेप को आपको बताने जा रही हूँ। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड मास ऑफ सेल। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो भाई ये यूनिसेल्ड है, अपना नंबर बढ़ाएगा तो 1 से 2 हो गया, तो यही इनका सेल डिवीजन है, यही इनका रिप्रोडक्शन है।
ग्रोथ ही इनकी, ग्रोथ का मतलब होता है ना कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड वॉल्यूम ऑफ सेल या मास ऑफ सेल। तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन सब एक ही चीज़ है। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन का मतलब भी हुआ यहाँ से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो गई, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। सेल डिवीजन ही है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनी। ग्रोथ का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो दीज 3 प्रोसेस आर सिनोनिमस टू ईच अदर। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आई थिंक सो। नाउ व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन का मतलब वो होता है, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर any organism produces new organism similar to itself। सिंपल है भाई, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाना, अपनी ही तरह ऑर्गेनिज्म को बनाना। अपनी ही तरह का मतलब एक तो यह है एग्जैक्टली अपने जैसा, जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली अपने जैसा, और एक ये है कि भाई जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंस हो हमारे से, लेकिन स्पीसीज सेम हो। 2 चीज़ हमारे दिमाग में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जेनेटिकली एज वेल एज मार्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, और कोई ऑर्गेनिज्म है कि अपनी ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 होता है, एक तो है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब ये होता है यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एकदम बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना है आपको। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल पेरेंट मतलब एक पेरेंट है, उसने सिंगल पेरेंट, वहाँ पे चाहे वो, मेरी बात को अच्छे से समझना, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है ना, तो वो क्या है, जैसे रोज़ है, ठीक है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर नहीं रहेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल पेरेंट से बन रहा है, जैसे रोज़ का पौधा है या कोई ऐसे गन्ने का पौधा है, आप गन्ने को काट के दूसरा गन्ना लगाते हैं तो वो जो गन्ना उगता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा होता है, उसका जेनेटिकल कंपोजिशन और मार्फोलॉजिकली वो किसके जैसा होता है, पेरेंट के जैसा हो जाए। तो हम कह सकते हैं 100% ये जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट के जैसा होता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोन्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग क्लोन नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, या वी कैन से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न होता है। अगर गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तो बताइए मुझे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये किससे प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है। यहाँ पे जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे ये तो हम कह सकते हैं दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, बात को अच्छे से समझना। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रोसेस होती हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशंस आता है। यहाँ पे आते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या वी कैन से उनमें अपने पेरेंट्स से वो डिफरेंट दिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीसीज तो सेम है, मैं हूँ तो मेरे पास मेरे मदर और फादर दोनों के जीन्स हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है ना। तो हम जो मेरे पास जीन है वो मेरे मदर और फादर, आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक वी कैन से मैं अपने फादर की तरह, बिल्कुल अपने फादर की तरह नहीं हूँ, या मैं बिल्कुल अपनी मदर की तरह नहीं हूँ। मेरे पास दोनों के जीन्स हैं, लेकिन स्पीसीज़ क्या है, सेम है। तो जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ द वेरिएशन। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखिए जहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं दैट इज़ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होने जा रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, ये यूनिपेरेंटल ओरिजिन होगी इनकी, मतलब एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो पहली चीज़ देखिए, कई तरीके के हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, हम लोग इसको एक जगह लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहली चीज़ क्या है, इन मोनेरंस, ठीक है, या वी कैन से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम लिख दे रहे हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपके मोनेरंस आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपका इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसा होगा, इसके अलावा हम देखेंगे इन प्लांट्स, और प्लांट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फंजाई एंड सम एल्गी। इन फंजाई एंड सम एल्गी और इन प्लांट्स। तो ये चार पांच चीज़ें जो है आपके बुक में दी हुई हैं, आप उसको एक जगह पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर आपको 5-6 पेज में दे दिया है, लेकिन मैं 1 से 2 पेज में मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकती हूँ। तो आप एकदम अटेंटिव रहिए, पेन कॉपी अपना रखिए और उसको लिखते रहिए ताकि भूले ना चीज़ें। अब देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। पहला तो आपका ये हो गया जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, आर वी कैन से इन मोनेरंस एंड सम प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा आ गए। दूसरा आ गया आपका ईस्ट, है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये हो जाता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द बाइनरी फिजन। ये क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, यहाँ पे ये अपने सेल के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाएगा और उसके बाद इसकी जो सेल है वो बीच से इस तरीके से बाइफर्केटेड होने लग जाएगी, बीच से डिप्रेस्ड होने लग जाएगी, और उसके बाद ये जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो यही इनका ग्रोथ है, यही इनका सेल डिवीज़न है, यही इनका रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है।
ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है। बडिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन होना होगा तो ये क्या होगा कि एक बड आ जाएगा, इनके पेरेंट बॉडी पे एक बड लग जाएगा, छोटा सा बड। ये पेरेंट बॉडी पे ही स्टार्टिंग में अटैच होते हैं, फिर यहाँ से ये बड डिटैच हो जाते हैं और ये फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, वी कैन से। तो ईस्ट में बडिंग होती है। ये बात समझ में आ गई। एनिमल्स में जैसे कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अगर हाइड्रा की बात करें और इसके अलावा अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, ठीक है ना, तो हाइड्रा में भी बडिंग ही होती है। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। तो ये कॉमन है। हाइड्रा जैसे कोई प्लांट है और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे छोटे छोटे बड्स लग जाते हैं इस प्लांट से और फिर ये बड जो है वो प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और न्यू प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो रीजनरेशन जैसी प्रोसेस यहाँ पे होती है हाइड्रा में। और स्पॉन्जेस में कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेम्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्पॉन्ज है, ठीक है ना, ये स्पॉन्ज है और यहाँ पे स्पॉन्जेस आपको पता है कि ये इनके क्या हो गए, आपके स्पाइंस वगैरह जो भी हैं, यहाँ पे जेम्यूल क्या हो जाते हैं, इनके बॉडी में जेम्यूल्स फिल्ड होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये जेम्यूल जो होते हैं वो बाहर आते हैं और अलग प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो ये हो गया आपका जेम्यूल्स हो गया। कुछ फंजाई और एल्गी में मोटाइल स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ फंजाई में और एल्गी में क्या बनते हैं, दो तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। पहला तो ये है कि यहाँ पे कुछ मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, मोटाइल स्पोर्स जिसको हम लोग कहते हैं जू स्पोर्स। क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जू स्पोर्स। और जू स्पोर बनता है एक एल्गी है, उसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, क्लैमाइडोमोनास। ये मोटाइल स्पोर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये जो है जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा यहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, पेनिसिलियम। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पेनिसिलियम की पेरेंट बॉडी है वहाँ पे कुछ ऐसे कोनिडिया जैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद ये न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। प्लांट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका गैमीट फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे प्लांट के ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नया प्लांट बनाते हैं। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे रनर्स हो गया, ठीक है, रनर्स हो गए, सकर्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा ऑफसेट हो गया। सब एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी अभी। इसके अलावा आपके बल्ब हो गए, ठीक है, और स्टोलन्स हो गए। ओके, तो देखिए रनर, शक्कर, ऑफसेट, बल्ब, स्टोलन, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। तो देखिए रनर्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, राइजोम हो गए, ठीक है, राइजोम हो गए। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मार्फोलॉजी, अभी हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ेंगे ना प्लांट का, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि एक्चुअली होते क्या हैं। मैं बस यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ। जैसे राइजोम है आपके जिंजर वगैरह में, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये कुछ जो नोड होते हैं जहाँ से लीव्स निकलती है, नोड के ही कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। नोड से ही स्ट्रक्चर निकलता है, वो हम लोग मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। रनर्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आपके ये ऑक्जेलिस हो गया, ठीक है, जो आपकी दूब ग्रास होती है उसमें हो गए। सकर्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, आपके बनाना में होते हैं। और ऑफसेट कहाँ होता है, आपके वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ अभी हम लोगों ने इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था।
तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इकॉर्निया है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, ये फिशेस की मोर्टेलिटी जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस मोर्टेलिटी क्या होती है, इंड्यूस होती है। ठीक है, बल्ब जो है यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं आपके उसमें पोटैटो वगैरह में या फिर गार्लिक वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये गार्लिक में हो गया। स्टोलन्स भी हम लोग आगे ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी देखिए इस आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम लोगों को देख लेना है। एक और दिया है बल्बिल। बल्बिल होता है आपके एगेव प्लांट में, एगेव में। बड्स हैं लीफ बड या एडवेंसिशियस लीफ बड आपके होता है ब्रायोफाइलम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रायोफाइलम में लीफ बड, जो लीफ होती है ना, इस तरीके से लीफ से कुछ ऐसे बड्स निकले रहते हैं। आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द लीफ वो नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में जो नोड्स होते हैं, जो आई आपने देखा होगा आँख होते हैं, आईज, ठीक है ना। पोटैटो में जो आईज होते हैं, आप गांव में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आलू उगाया जाता है, उसको कट किया जाता है ज़मीन में डालने से पहले, तो वो उसके आई के पास से ही कट किया, मतलब ऐसा टुकड़ा होना चाहिए जिसमें वो आई प्रेजेंट हो, तभी जाके वो आलू जर्मिनेट कर पाएगा या फिर वो उग पाएगा। क्योंकि जो आईज हैं ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द नोड। तो आप ये जो आई है दैट रिप्रेजेंट द नोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमने एक जगह कर दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा चार्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया था, हम लोग देखेंगे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे गैमीट फ्यूज़न हो रहा है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पे आप हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। बताइए, हमने ये चीज़ आपको पढ़ाया था इकोलॉजी पढ़ते टाइम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ और के सेलेक्टेड स्पीसीज़, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो हैं वो एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उनके लाइफ स्पैन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व्स गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब गैमीट फॉर्मेशन जो है उसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन भी सेम बॉडी से हो सकता है या फिर डिफरेंट बॉडी से भी हो सकता है। सेम बॉडी से इसका फॉर्मेशन कब होगा? सेम बॉडी से अगर इसका फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल है। अगर डिफरेंट बॉडी से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल से, दैट मीन्स कि वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इन द सेंस कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम बॉडी में है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम बॉडी से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इससे मतलब नहीं है कि वो बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, बस वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूज़न होना चाहिए, चाहे वो सेम बॉडी में हो चाहे वो डिफरेंट बॉडी में हो। तो हमने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो
इन एनिमल्स में हम लोग देख लेते हैं और इन प्लांट्स में देख लेते हैं। देखिए एनिमल्स भी दो तरीके के हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। एक तो हो गया आपका रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ, रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ, अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पान में वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग कहते हैं सेमेल्पेरस, सेमेल्पेरस, ठीक है, क्या कहते हैं, सेमेल्पेरस। और अपनी लाइफ साइकिल, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो जनरेशन है, उसको इंश्योर करने के लिए, वो जनरेशन चलती रहे उसको इंश्योर करने के लिए ये एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल बॉडी साइज के। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन ढेर सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और छोटी छोटी और उनकी जो बॉडी साइज होगी वो स्मॉल होगी। इसी को आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं, ठीक है ना। और जो है जो मेनी टाइम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं इटियोपेरस। क्या कहते हैं, इटियोपेरस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, सेमेल्पेरस में क्या हो गया, इंसेक्ट हो गए, बात समझ में आ रही है। इटियोपेरस में आपके मैमल्स आ गए, इसके अलावा बर्ड्स आ गए। तो मतलब जो बहुत बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लार्ज बॉडी साइज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग इटियोपेरस। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी जो एक बार केवल इनमें फ्रूटिंग होती है उनको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक, और इसके अलावा हम लोग कहते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है। एक से ज़्यादा हो गया तो इसको हम कहेंगे पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है आपका बैम्बू। बैम्बू जो है, बांस का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसको वो अपने लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक बार फ्रूटिंग होती है उसमें, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और वो रिप्रोड्यूस करता है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। मतलब बांस अगर आप लगाएंगे, बैम्बू लगाएंगे तो 50 से 100 साल के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करेगा और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बता दूं, वो अलग केस है। पॉलीकार्पिक तो आपको पता ही है, जो कई बार रिप्रोड्यूस, मैंगो वगैरह हो गए, ये पॉलीकार्पिक है। एक अलग से एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है आपका स्ट्रोबिलैंथस क्रुंथियाना, ठीक है ना, नीला कुरंजी। ये एक प्लांट है जो आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है केवल। यहाँ पे 12 साल में एक बार फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। और ये पाया जाता है आपका केरला, कर्नाटका, याद रखना इसको, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है ना, के हिली एरियाज़ में। और ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पॉइंट भी है, जो उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो ये क्या है, इसका जो लास्ट फ्लावरिंग हुआ था, आपकी एनसीईआरटी जब लिखी गई थी उसमें ये दिया है कि जो लास्ट फ्लावरिंग इसकी हुई थी सितंबर-अक्टूबर 2006 में। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2018 में इसकी फ्लावरिंग हुई होगी, है ना। 2018 में, हमारे पास रिसेंट अपडेट नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको, लेकिन आप जानिए कि यहाँ पे जो है वो 12 साल में एक बार यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनिमल्स में कुछ और मोड ऑफ जो इनका रिप्रोडक्शन में जो इवेंट आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर दें कि यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल हैं, जैसे कुछ प्राइमेट्स हैं, ठीक है ना, प्राइमेट्स हैं, और कुछ नॉन प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट में कौन आते हैं, जल्दी बताइएगा। एप्स, मंकीज एंड मैन। वेरी IMP आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि इसमें से नॉन प्राइमेट कौन है। और नॉन प्राइमेट्स, बाकी के जो आपके मैमल्स हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आ जाएंगे। तो प्राइमेट्स में क्या है, जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है, प्राइमेट फीमेल की बात करेंगे, मेल में नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वो किस में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द वी कैन से फीचर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओनली प्राइमेट्स। बाकी जो नॉन प्राइमेट्स हैं, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता है ब्लीडिंग होती है, ये पूरा का पूरा जो एग रिलीज करने वाली जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कहाँ आ जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाती है। लेकिन नॉन प्राइमेट्स में ऐसी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ पे एक अलग प्रोसेस होती है। उसमें फीमेल क्या होती है? हीट होती है, और वो उस समय वो मेल को क्या करती है? रिसीव करती है। इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं? एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, ठीक है ना, रैट हो गए, कैट हो गए, डॉग्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए? आपके आ जाएंगे नॉन प्राइमेट्स में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, चलिए इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं। क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर का मतलब वो केवल पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। पर्टिकुलर मतलब उनमें जो ब्रीडिंग की जो हम कह सकते हैं ब्रीडिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो उनको कैसे, जैसे डॉग है, डॉग का ब्रीडिंग पैटर्न जो है वो अलग है, किसी पर्टिकुलर मंथ में वो क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। तो ठीक है, उनका जो वी कैन से फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? लाइट की ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ये सब। मतलब ब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एनिमल्स में हम कह सकते हैं जो आपके फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड करता है। डॉग को तो पता नहीं है कि कब अक्टूबर चल रहा है, कब सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो कैसे पता करते हैं कि ये ब्रीडिंग सीजन है? वो हम कह सकते हैं जो फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है, लाइट ड्यूरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। तो सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, जैसे डॉग हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रीडर्स होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं वो थ्रू आउट वी कैन से ईयर ब्रीड कर सकते हैं। उनमें हो गया आपका ये मैन। ठीक है ना, मैन इज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स भी कौन है? कंटिन्यूअस। ये बर्ड्स तो एग देंगे, ठीक है ना, तो दे ले एग थ्रू आउट द ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे दे कैन ले एग्स थ्रू आउट द ईयर्स। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग आते हैं इवेंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इवेंट्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट आने जा रहे हैं? तो आपको पता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 इवेंट है। पहला, जैसे हमने लाइफ स्पान के बारे में बताया था, वी कैन से प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसी तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे भी 3 स्टेज आएगा। पहला स्टेज कहलाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, 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 और नेक्स्ट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट फ्यूजन से पहले वाली जो प्रोसेस है। तो गैमीट फ्यूजन से पहले वाली प्रोसेस कौन कौन सी है बताइए, जल्दी से बताइए। गैमेटोजेनेसिस, ये तो हो गया ना, गैमीट फ्यूजन से पहले वाली प्रोसेस क्या है? गैमेटोजेनेसिस। और फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ
गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कैसा होता है? गैमेट्स होता है आपका हैप्लॉइड, गैमेट्स होता है हैप्लॉइड, गैमेट्स होता है हैप्लॉइड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज द हैप्लॉइड। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट की फॉर्मेशन प्रोसेस अलग होती है, फीमेल गैमेट अलग बनता है, ठीक है ना। तो गैमेट ट्रांसफ़र, मतलब गैमेट कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए मीडियम क्या होना चाहिए? तो समटाइम्स वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र। फिर फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी, जिसमें आपका जो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अगेन 2 स्टेप्स आ जाते हैं। पहला स्टेप आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और सेकेंड स्टेज आ जाता है आपका एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट का बनना क्या है, और फिर एम्ब्रियो का बनना क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। पहली चीज़ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट की जो बनने की प्रोसेस है वो कैसी, गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको पहले आप लोग अच्छे से समझना कि जो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जैसे कुछ फंजाई हो गए, लोअर प्लांट्स, एल्गी, ये सब क्या हैं? हैप्लॉइड है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान समझना, गैमेट बनने वाली जो प्रोसेस है वो कैसी होती है? वी कैन से कि जो ये मियोसिस से होती है, ठीक है ना, मियोसिस से होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, तो वहाँ पे गैमेट प्रोसेस किसके थ्रू होती है? गैमेट बनने की प्रोसेस कैसे होती है? माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू होती है। तो हम लोग इसको एक एक करके यहीं पे देख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब देखिए, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होंगे ऑलरेडी, जो इनकी बॉडी होगी वो एन होगी, तो यहाँ पे गैमेट किस प्रोसेस से बनेगा? माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम इन प्लांट्स की बात कर लें, इन प्लांट्स अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, या मैं ऑर्गेनिज्म की ही बात कर लूँ हैप्लॉइड में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोनेरन्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो है फंजाई हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका ये आपका हो गया एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस डिवीज़न से होती है? माइटोटिक डिवीज़न से होती है, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। बात समझ में आ गई? ओके, मैं मोनेरन्स की बात, मोनेरन को हटा दे रही हूँ यहाँ पे, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट को लिख दे रही हूँ। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, जैसे हनी बी हो गए, हनी बी हो गए, ठीक है ना, हनी बी हो गए। हनी बी का आपको पता है जो हम कह सकते हैं कि जो मेल होता है, ड्रोन होता है, तो ड्रोन्स क्या है? हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो किससे होगी? माइटोटिक डिवीज़न से होगी।
क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस तो यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या पाया जाता है, गैमीट मदर सेल जिसको हम लोग कहते हैं मियोसाइट्स। क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। और इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, इनमें मियोसिस होता है, तब जाके यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो भाई यहाँ पे गैमेट्स के बनने की प्रोसेस माइटोसिस होती है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किससे होती है, मियोसिस से होती है। अच्छा, गैमेट्स भी देखिए दो तरीके के हो सकते हैं। गैमेट्स की अगर हम बात करें, गैमेट्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट्स। अब आप यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना। आइसोगैमेट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमीट हैं वो मार्फोलॉजिकली सेम होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है ना, मार्फोलॉजिकली सेम होंगे, मतलब आप यहाँ पे पहचान नहीं पाओगे कि कौन मेल गैमीट है और कौन फीमेल गैमीट है। जैसे इसको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मार्फोलॉजिकली सेम के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं। जैसे आपका हो गया ये क्या कहते हैं, एल्गी वगैरह हो गए ना, यहाँ पे ये मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, मार्फोलॉजिकली सेम होते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी हो गए, सम एल्गी, जिसको हम लोग आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट्स कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हायर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और एनिमल्स की बात करें, हम मैन की ही बात कर लें और हायर प्लांट्स की बात कर लें, तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, वो डिसिमिलर होते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि जो आइसोगैमीट होते हैं ना, उनमें बोथ गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। गैमेट्स मोटाइल, मेल गैमेट भी मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट भी क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। जबकि जो एनाइसोगैमेट का मतलब डिसिमिलर, मेल गैमेट जनरली यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है ना। जबकि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होती है और लार्ज होती है, नॉन मोटाइल एंड लार्ज। तो इस तरीके से जो है हम लोग गैमीट में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, हमने ये चीज़ें देख ली। अगर एनिमल भी कई तरीके के होते हैं, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम लोग सेक्सुअलिटी बाद में देखेंगे। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब हमें समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। जो गैमीट ट्रांसफ़र वाली जो प्रोसेस है, मतलब जो गैमीट ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस है, वहाँ पे आप 1 मिनट वेट करिएगा। गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि जो मेल गैमीट, जनरली मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ अराइवल, फीमेल गैमीट की तरफ अराइवल को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट ट्रांसफ़र। मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, तभी क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। मोस्टली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक कुछ फंजाई होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, वहाँ पे गैमीट ट्रांसफ़र के लिए वाटर एक्ट एज मीडियम,
वाटर एक्ट एज मीडियम। यहाँ पे गैमीट क्या होता है, मेल और फीमेल जो है अपने गैमीट किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वाटर में, और वाटर जो है वो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ लेके जाता है। जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं या सीडेड प्लांट्स होते हैं, सीडेड प्लांट्स की अगर हम बात करें, सीडेड प्लांट्स की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पे आपको पता है जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो जाता है स्टिग्मा के पास, तो पॉलन ग्रेन कैरी करता है आपका मेल गैमीट, ठीक है ना, वो कैरीज, पॉलन ग्रेन कैरीज मेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट कहाँ होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर, जबकि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये सब चीज़ें तो आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि लोअर ऑर्गेनिज्म में वाटर एक्ट एज मीडियम कहाँ कहाँ होता है, केवल यहाँ तक, टेरिडोफाइट तक, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में, और फंजाई में भी। तो वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र, जबकि हायर प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। तो ये हमारा हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो अगला प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब दिस इज द मोस्ट वाइटल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे वाइटल स्टेप है, जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करता है, वो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग एक और टर्म नाम देते हैं सिनगैमी। सिनगैमी इज द सिनोनिमस टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही चीज होता है। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में अब ये कैसे ऑर्गेनिज्म में होगा, मेरी बात को अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन के बिना भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग होते हैं, एग वही ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जो पार्थिनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका हनी बी, ठीक है ना। इसके अलावा रोटीफर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं, मतलब ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में आपके टर्की बर्ड आ जाते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजर, रोटीफर्स, हनी बी, टर्की बर्ड्स, और कुछ आपके लिजर्ड्स हैं, तो जो हनी बी, रोटीफर्स, बर्ड्स है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा भाई, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा। एक और टर्म होता है पार्थिनोकार्पी। प्लांट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पार्थिनोकार्पी होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पार्थिनोकार्पी शो करते हैं। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट।
अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के होगा तो वो कैसा होगा, फ्रूट सीडलेस होगा। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा, तो फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस होगा। जैसे टोमेटोज हो गए, ढेर सारे ऐसे फ्रूट हैं। तो प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन रहा है, तो वो सीडलेस फ्रूट होगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन दो तरीके के होते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, ध्यान से देखना। कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, और कुछ क्या हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉडी, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब मेल और फीमेल इनसाइड बॉडी फ्यूज करते हैं, इनसाइड बॉडी, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल फीमेल इनसाइड बॉडी फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, मेल फीमेल गैमीट की अगर हम बात करें, इनसाइड जो है प्लांट बॉडी फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब हम आप देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। तो अब यही चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ आपके ये हो गए फिशेज हो गए, फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए। फिशेज में जैसे बोनी फिशेज हो गए, बोनी फिशेज हो गए। एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग अगला हम लोग देखते हैं, दैट इज़ द जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अब जाइगोट भी देखिए, जहाँ पे जो अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में हम लोग आ जाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका आ जाएगा जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन कैसा होता है, जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट होता है आपका डिप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब जो जाइगोट है, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है, जाइगोट भी कहाँ बन सकता है, आउटसाइड द बॉडी। जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे जाइगोट आउटसाइड द बॉडी बनेगा, जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे जाइगोट इनसाइड द बॉडी बनेगा। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, अगर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट कन्वर्जन ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और क्योंकि जाइगोट इज द यूनिसेल, ये यूनिसेल्ड स्टेज है, ये यूनिसेल्ड स्टेज से ये किस में चेंज होता है, मल्टी सेल्ड स्टेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन मतलब अब अलग अलग तरह की सेल है वो डिफरेंशिएट होंगी, स्पेसिफाई होंगी, अलग अलग के तरीके के टिश्यूज़ बनाएंगे, फिर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन। अब आप यहाँ पे ध्यान देना है, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम प्लांट्स की बात करें, या पहले मैं एनिमल की बात कर लेती हूँ। एनिमल्स में, एनिमल दो तरीके के होते हैं। कुछ तो एनिमल कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और कुछ होते हैं विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग एनिमल्स। जो अंडे देते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओविपेरस, और जो न्यू वंस या यंग वंस बॉर्न करते हैं, ठीक है ना, यंग वंस जो बच्चे देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग
और विविपेरस का मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो जाइगोट फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें इन प्लांट्स में जो जाइगोट कहाँ बनता है, जल्दी बताइए मुझे। जाइगोट फॉर्मेशन इनसाइड ओव्यूल, क्योंकि जो हमारा फीमेल गैमीट है, प्लांट में फीमेल गैमीट कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल के अंदर ही तो जाइगोट बने, क्योंकि फीमेल गैमीट ही अल्टीमेटली जाइगोट में बनेगा आफ्टर रिसीविंग मेल गैमीट। ठीक है, तो प्लांट में जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं लाइक सेपल्स, ठीक है, पेटल्स, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, ये क्या हो जाते हैं, दे फॉल्स ऑफ। ठीक है, ये नीचे गिर जाते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये गिर जाते हैं। जबकि जो पिस्टिल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पिस्टिल है, वो बचा रहता है। बात समझ में आ रही है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये तीन चीज़ें जो हैं वो जो फ्लावर से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, जबकि ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल वो बचा रह जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज आता है वो जाइगोट क्या है, जाइगोट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आपके मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट होता है, जाइगोट अल्टीमेटली किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में। इसके अलावा आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल चेंज होता है आपके सीड में। जो ओवरी है, ओवरी चेंज होता है आपके फ्रूट में, ठीक है ना। और जो ओवरी वॉल होता है, ओवरी वॉल होता है, वो चेंज हो जाता है आपके पेरिकार्प में। जैसे अगर आप एक मटर का ये लेंगे, फली लेंगे, तो उसमें ये तो आपका सीड हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से लगा रहता है। ये क्या है, ये पेरिकार्प है, ये क्या है, पेरिकार्प है, ओवरी वॉल। और ये आपके क्या हो गए, सीड हो गए। सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से। ओव्यूल कहाँ, ओव्यूल के अंदर और क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ही हमने आपको बताया था फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बीच में पढ़ाना भूल गई थी, उसको मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ, वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में हम लोग कई तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पे हैं तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, या फिर उसको हम मोनोएशियस डाइएशियस भी कहेंगे। प्लांट में एक टर्म और यूज़ होता है डाइएशियस, या फिर इसको हम लोग हेट्रोथैलिक भी कहते हैं, हेट्रोथैलिक। ठीक है, अगर वो मेल, और यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल मैं भी आपको बताऊंगी। बाईसेक्सुअल, या फिर इसी को हम लोग मोनोशियस कहेंगे, या फिर इसी को हम होमोथैलिक भी कहेंगे। फंजाई और कुछ प्लांट्स की बात है। यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल कहाँ होते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं। ठीक है, तो देखिए मोनोएशियस, और ये क्या हो गया आपका डाइएशियस। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। इसको आपको याद रखना MC² से, और इसको आपको याद रखना है DPD से, जो एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है। MC² से याद है, मोनोएशियस में आपका आ गया कुकुम्बर और कुकरबिट्स। ठीक है, कुकरबिट्स और कुकुम्बर, जो आपके NCERT के एग्जाम्पल है, मैं वो बता रही हूँ। लेट मी चेक द टाइम। हाँ ठीक है, तो आपका ये हो गया, दैट इज़ द कुकुम्बर एंड कुकरबिट्स। जबकि जो डायोसियस हैं उसमें पपाया और डेट पाम, पपाया और डेट पाम, ये हो गया।
ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेम वही चीज़ हो गई। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम बॉडी पे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम बॉडी पे हैं, तो इसको हम बाइसेक्सुअल या फिर एक और नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और अगर वो डिफरेंट बॉडी पे हैं तो मतलब मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल आपके हो गए, बाइसेक्सुअल में आपके आ जाएंगे अर्थवर्म आ जाएंगे, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैं वो लिख रही हूँ, टेपवर्म आ जाएंगे, अर्थवर्म, टेपवर्म, ठीक है, स्पॉन्जेस, ठीक है, लीचेस, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्जेस, लीचेस। यूनिसेक्सुअल मतलब कॉकरोच। आप कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग देखते हो, फीमेल अलग देखते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट, उसमें जो मेल प्लांट होता है, मेल प्लांट का मतलब जिसपे जो क्या करता है, स्टेमन कैरी करता है, और जो फीमेल प्लांट होती है, फीमेल प्लांट में जो पिस्टिल कंटेन करती है, इसको हम पिस्टिलेट प्लांट कहते हैं, पिस्टिलेट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 घंटे में इस चैप्टर को पढ़िए, तभी ज़्यादा सुटेबल भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।